प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम आपको पढ़ाएंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। हम कैसे करेंगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक लोग हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए, संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग होने पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ही धीमी गति से वृद्धि होती है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर, वचन और श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। बहुत अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और काम करने के लिए विवश भी हैं। जहां बहुत कम वेतन देते हैं, उनका शोषण करते हैं और उन्हें उचित मजदूरी नहीं देते। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार से संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। देखिए, 1990 से यह देखने को मिल रहा है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार गंवा रहे हैं, खो रहे हैं। लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी जरूरत है। ये लाचार लोग कौन है भाई? इतने मजबूर कौन है जो काम करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र जैसे भूमिहीन श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, सफल और बटाईदार, ये फसल बटाईदार और कारीगर जैसे बुनकर हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, सुनार हो गए आदि से होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटा और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, शाख यानी विश्वास, भंडारण सुविधा और बाजार केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, तब जाकर वो काम ठीक से कर पाएंगे। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिक, निर्माण, व्यापार, परिवहन में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिक, सड़क पर विक्रेता का काम करने वाले श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले से है। लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए, बाजार के लिए सरकारी मदद की जरूरत होती है। आकस्मिक श्रमिक को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में संरक्षण की जरूरत है। उसका अगर संरक्षण न होगा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। हम यह जानते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति से ही हैं। अधिकतर श्रमिक जो हैं अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के रोजगार करते हैं। श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। वो उनके साथ समाज भेदभाव करता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और मदद की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ पर जो है आप पढ़ेंगे, इसको स्मरण कीजिए वाले तथ्य को पढ़ेंगे। इसमें एक तालिका भी दिया हुआ है 2.4 आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, संगठित और असंगठित का दिया हुआ है और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई जो है
कसौटी का कार्य का स्वभाव दिया हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष का खंड दिया हुआ है, इंगित समस्या और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, आप जानेंगे। और वह स्वामित्व आधारित क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। देखिए, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में बांटने के लिए अन्य तरीके भी हैं, जैसे परिसंपत्ति का स्वामी। परिसंपत्ति का मतलब दूसरे की संपत्ति से है। दूसरे संपत्तियों का मालिक जो है, सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र में चलिए, अधिकांश परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है। परिसंपत्ति का मतलब होता है दूसरी संपत्ति से, दूसरे की संपत्ति से उसका मालिक सरकार होती है और सरकार ही सभी सेवा उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में अगर देखें तो निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को होती है, एक कंपनी के हाथों में होता है, जैसे रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ऐसी कंपनियां निजी स्वामित्व के अंतर्गत आती है। निजी क्षेत्र की गतिविधि का उद्देश्य लाभ कमाना है। उनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एक मालिक की, एक कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, उनका ध्येय सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई कर या अन्य तरीके से करती है। आधुनिक दिन में सरकार सभी तरह की गतिविधि पर खर्च करती है। गतिविधियां क्या है भाई? सरकार ऐसी गतिविधियों पर खर्च क्यों करती है, इसको हम जानेंगे। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कर पाता है। वो अधिक पैसा खोजता है, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसे एकत्र किए जाते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, और इकट्ठे करना आसान काम भी नहीं है। फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इनकी उचित कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, आपको पतन जिसको बंदरगाह कहा गया है, बिजली आदि का निर्माण, बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब है। इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है, स्वयं खर्च करती है और सभी लोगों के लिए सुविधा प्रदान करती है, सुविधा सुनिश्चित करती है। कुछ ऐसी भी गतिविधि है जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों, उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकता है जब तक सरकार उसको प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत से वृद्धि हो जाती है। वैसे बहुत सारे वस्तु है जिसका उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाई बंद हो जाती है। यहाँ सरकार जो है उस कीमत पर, उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर वे उद्योग बिजली खरीद सकता है। सरकार लागत का कुछ अंश दे सकता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सरकार या भारत सरकार जो है किसान से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, उसे अपने गोदाम में जमा करती है और राशन दुकानदारों के माध्यम से फिर से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपके गांव में राशन की दुकान होगी, उस पर गेहूं और चावल मिलते होंगे, वो कहाँ से आता है? सरकार किसान से खरीद कर रखी है और फिर कम दाम पर उनको देती है। हम कक्षा 9 में आपको पढ़ाए थे खाद्य सुरक्षा
के विषय में, इसके बारे में आप लोग पढ़े भी हैं। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार से देखा जाए तो सरकार किसान और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करती है। किसानों को भी मदद कर रही है अधिक दाम देकर, और कम दाम लेकर उपभोक्ताओं को भी मदद कर रही है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर ही है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, ये सरकार का काम है। हमने पहले अध्याय में ही कुछ गतिविधि पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का अपना कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, और इसको दूर करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। इस प्रकार से हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार भी हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ा है। उड़ीसा जो 53 अथवा मध्य प्रदेश 56 का शिशु मृत्यु दर विश्व के निर्धनतम भागों में से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्ष जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर जो सबसे गरीब लोग हैं और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों के लोग हैं उनकी देखभाल करे। तो इस प्रकार से आज इस चैप्टर का अंत हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगले दिन जो है आपको दूसरा चैप्टर सिविक्स का अब पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।